वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम साइमा। वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। तो हमने पढ़ा था मसूद हुसैन खान के बारे में, हमने थोड़ा सा पढ़ा था, तो इनके कारनामे कुछ रह गए थे। तो चलिए पहले हम इनको देखेंगे और उसके बाद जो है जमील जारबी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अरीबा आलिया। चलिए हेडिंग डालिए। मसूद हुसैन खान के कारनामे लिख लीजिए। शाबाश। सबसे पहले लिख लीजिए इनके शायरी मजमूए। इनके शायरी मजमूए लिख लीजिए। पहला जो है रूप बंगाल। रूप बंगाल 1954 यानी कि 1954 ईस्वी। इसका हिंदी तर्जमा हो चुका है रूप बंगाल का, और आप लिखेंगे 1954। ये जो है शायरी मजमुआ है मसूद हुसैन खान का। उसके बाद दूसरा लिख लीजिए दो नीम। दो नीम ये क्या है? ये भी और एक जो है इनका शायरी मजमुआ है 1956। रूप बंगाल जो मैंने बताया है 1954, और उसके बाद दो नीम 1956। इसके बाद इनके मजामीन के मजमूए लिख लीजिए। मजामीन के मजमूए मजामीन के मजमूए लिख लीजिए। शाबाश। उर्दू जुबान और अदब। उर्दू जुबान और अदब 1954। इसमें कितने कितने मजामीन है? तो 15 मजामीन है इसके अंदर। ठीक है। उर्दू जुबान और अदब इसमें 15 मजामीन है 1954। मजामीन के मजमूए हैं क्योंकि इसमें 15 मजामीन शामिल है। उर्दू जुबान और अदब 1954, इसके अंदर 15 मजामीन शामिल है। इसके बाद लिख लीजिए मकालात मसूद। मकालात मसूद 1988, इसके अंदर 16 मजामीन शामिल है। उर्दू जुबान और अदब के अंदर 15 मजामीन शामिल है। मकालात मसूद के अंदर 16 मजामीन शामिल है। डेट लिखेंगे आप उर्दू जुबान और अदब का 1954, मकालात मसूद का 1988। लिख लिया? शाबाश। साथ साथ मुझे बताइए। चलिए इसके बाद लिख लीजिए मुकदमात शेरो जुबान। मुकदमात शेरो जुबान 1966। मुकदमात शेरो जुबान 1966, इसके अंदर 12 मजामीन शामिल है। कितने? 12 मजामीन इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट लिख लीजिए इकबाल का सूती आहंग। इकबाल का सौती आहंग। इकबाल का सोती आहंग। शाबाश। ये इनका मजमून है। बाकी सब क्या है? जो है मजमुए हैं, क्योंकि उनके अंदर मैंने बताया है कितने जो है मजामीन शामिल है। लेकिन इकबाल का सोती आहंग इनका मजमून है। इसके बाद लिख लीजिए मजामीन मसूद। मजामीन मसूद 1997। मजामीन मसूद 1997, इसके अंदर 25 मजामीन शामिल है। इसके अंदर 25 मजामीन शामिल है। मजामीन मसूद 1997 में फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। मजामीन के मजमूए जो मैंने बताया है उर्दू जुबान और अदब 1954, इसके अंदर 15 मजामीन शामिल है। उसके बाद मकालात मसूद 1988, इसके अंदर 16 मजामीन शामिल है। उसके बाद मुकदमात शेर व जुबान 1966, इसके अंदर 12 मजामीन शामिल है। उसके बाद इकबाल का सौती आहंग, ये मजमून है मसूद हुसैन खान का। उसके बाद मजामिन मसूद 1997, इसके अंदर 25 मजामिन शामिल है। क्लियर है? शाबाश। मुझे बताइए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। शाबाश।
तो हम देखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे तहकीकी जो तसनीफ है इनकी तहकीकी तसनीफ, उसमें क्या क्या आता है। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू 1948, क्योंकि आप सभी को पता है ये पीएचडी का मकाला था मसूद हुसैन खान का, तो ये बहुत ही अहम है, इसको आप याद रखेंगे। तहकीकी तसनीफ, ठीक है, इस पर जो है इन्होंने रिसर्च किया था। ये पीएचडी का मकाला था मसूद हुसैन खान का, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू 1948। तहकीकी तसनीफ में कौन सी तसनीफ आती है, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू 1948, और आगे लिख लीजिए पीएचडी का मकाला था। शाबाश। उसके बाद लिख लीजिए उर्दू जुबान की तारीख का खाका, ये भी तहकीकी तसनीफ है मसूद हुसैन खान की। उर्दू जुबान की तारीख का खाका 1970। उर्दू जुबान की तारीख का खाका 1970। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए उर्दू लफ्ज का सौतियाती और तजसूतियाती मुताला 1986। ये जो है डीलेट के लिए अंग्रेजी में लिखे गए तहकीकी मकाले का उर्दू तर्जमा है। मैं यहाँ पर लिखूंगी उर्दू लफ्ज का सौतियाती, उर्दू लफ्ज का सौतियाती और सोतियाती तजसूतियाती मुताला 1986। ये क्या है, उर्दू लफ्ज का सौतियाती और तजिज़ सौतियाती मुताला 1986। ये डीलेट के लिए अंग्रेजी में लिखे गए तहकीकी मकाले का उर्दू में तर्जुमा है, इसको उर्दू में तर्जुमा किया गया था इसी नाम से। चलिए बताइए मुझे क्लियर हुआ या मैं फिर से रिपीट करूं। चलिए शाबाश। इसके बाद इनकी दीगर तसनीफात लिख लीजिए। इसके अलावा पहले हमने लिखे इनके शायरी मजमूए, उसके बाद इनके मजामिन के मजमूए, उसके बाद तहकीकी तसनीफात, जो इनकी तहकीक के हवाले से इनकी तसनीफात है वो हमने लिख ली। तो अब लिखेंगे जो दीगर तसनीफात है मसूद हुसैन खान की, वो लिख लीजिए। दीगर तसनीफात में लिख लीजिए उर्दू का अलमिया, जो कि मौलवी अब्दुल हक की भी तसनीफ है 1970। उर्दू का अलमिया 1973। उसके बाद शेर व जुबान, शेर व जुबान, ये दूसरी है, ये भी लिख लीजिए शेर व जुबान। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए उर्दू गजल के नश्तर, उर्दू गजल के नश्तर, उर्दू गजल के नश्तर 1995। शाबाश, उर्दू गजल के नश्तर 1995। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए इकबाल की शायरी का लिसानियात की रोशनी में मुताला, इकबाल की शायरी में, इकबाल की शायरी का लिसानियात की रोशनी में मुताला, इकबाल की शायरी का लिसानियात की रोशनी में मुताला। शाबाश, लिख लिया सभी ने। इसमें आप याद रखिए इनके हवाले से एक तो शेर व जुबान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उर्दू का अलमिया इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट लिख लीजिए इकबाल की नजरी व अमली शरियात, इकबाल की नजरी व अमली शरियात 1983। इकबाल की नजरी व अमली शरियात 1983। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई है, बोधिका के हवाले से हमने पढ़ा था कि उसका कितने लोगों ने तर्जुमा किया है। अरस्तू की जो बोधिका है उसका कितने लोगों ने तर्जुमा किया है। तो इसका किसी और ने भी तर्जुमा किया है, एक मैंने आपको तीन पढ़ाए थे, लेकिन कल मुझे इसका जवाब सभी देंगे। इसका चार लोगों ने तर्जुमा किया है, वो जो चौथा नाम है वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। एक तो जमील जालबी ने, शमसुर रहमान फारूकी ने, और उसके अलावा किसने किया था। शबाश, अजीज अहमद ने किया था, ठीक है। इन तीनों के अलावा और एक कोई है जिन्होंने बोधिका का तर्जुमा किया था, कल मुझे उसका जवाब आप सभी देंगे।
एक तो अजीज अहमद थे, शमसुर रहमान फारूकी थे, जमील जालबी के अलावा, इन तीनों के अलावा और एक था, और 4 लोगों ने जो है बूतिका है उसका तर्जुमा किया था। कल मुझे आप इसका जवाब देंगे। चलिए, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। और जितने भी बच्चे क्लास में हैं, तो 9 बच्चे अभी क्लास में, 8 बच्चे क्लास में हैं, सभी मुझे इसका जवाब कल देंगे। चलिए, इसके बाद जो है इन्होंने जो मुरत्तब किताबें करी है वो लिख लीजिए। मुरत्तब की हुई किताबें या तसनीफात जो मसूद हुसैन खान ने मुरत्तब की है, यानी कि तरतीब दी है। लिख लीजिए, बिकट कहानी 1965, बिकट कहानी 1965। उसके बाद मसनवी कदमराव पदमराव, मसनवी कदमराव पदमराव के अलावा परतनामा, परतनामा, परतनामा 1965। ये सारी तसनीफात जो मैं बता रही हूँ, सारी तसनीफात इन्होंने मुरत्तब की है। बिकट कहानी भी, मसनवी कदमराव पदमराव भी, परतनामा भी, दक्कनी उर्दू लुगत 1969, दक्कनी उर्दू लुगत 1969, दक्कनी उर्दू लुगत 1969। उसके बाद आशूरा नामा, आशूरा नामा 1972, आशूरा नामा 1972। इसके अलावा किस्सा महर अफरोज व दिलबर, किस्सा महर अफरोज व दिलबर 1966, किस्सा महर अफरोज व दिलबर, बिकट कहानी, आशूरनामा, आशुरानामा, मसनवी कदमराव पदमराव, परतनामा, दक्कनी उर्दू लुगत। उसके अलावा सुरेले बोल, सुरेले बोल 1954, 1954। उसके बाद इब्राहिम नामा, इब्राहिम नामा। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, इंतखाब कलाम गालिब, इंतखाब कलाम गालिब 1990, 1990। इंतखाब कलाम गालिब 1990, 1990। के बाद इंतखाब कलाम गालिब 1991, इंतखाब कलाम इकबाल। पहले लिखा इंतखाब कलाम गालिब 1990, उसके बाद इंतखाब कलाम इकबाल 1991, उसके बाद इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी 1989, इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी 1989। उसके अलावा तारीख जामिया उर्दू, तारीख जामिया उर्दू, तारीख जामिया उर्दू 1991। इसका भी लिख लीजिए 1991। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। किस्सा महर अफरोज व दिलबर 1966, बिकट कहानी 1965, आशूरा नामा 1972, मसनवी कदमरा पदमराव, परतनामा 1965, दक्कनी उर्दू लुगत 1969, सुरेले बोल 1984, इब्राहिम नामा, इंतखाब कलाम गालिब 1991, इंतखाब कलाम, इंतखाब कलाम गालिब 1999, इंतखाब कलाम इकबाल 1991, इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी 1989, और तारीख जामिया उर्दू 1991। ये सारी तसनीफात जो है मुरत्तब की है मसूद हुसैन खान ने। इसमें आप याद रखेंगे आशुरा नामा, बिकट कहानी, कसा महर अफरोज व दिलबर, मसनवी कदमराव पदमराव बहुत ही अहम है, और इब्राहिम नामा भी। ठीक है, क्लियर हुआ? शाबाश, मुझे बताइए अगर कंफ्यूजन है कहीं पे तो इसको क्लियर करेंगे, और आगे बढ़ते हैं, जमील जालबी के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे बताइए, इसमें कुछ रह तो नहीं गया जमील जालबी के अलावा, और कुछ मत है इसको जिसको हमें पढ़ना बाकी है? बताइए मुझे, शाबाश। इंतखाब कलाम गालिब 1990 बच्चे, 1990 में इसको मुरत्तब किया गया, लिखा नहीं गया। चलिए, तो इसके बाद लिख लीजिए जमील जालबी,
तो आप सभी को पता है आज हमारा इस यूनिट का लास्ट क्लास है। कल से हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, यानी कि उर्दू गज़ल। हाँ, बच्चे मसूद हुसैन खान सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन थोड़े बनते हैं, तो मुझे लगा इसको पढ़ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नाकिदों में जो है हाफ़िज़ मोहम्मद शिरानी, वो भी तो हमने पढ़े थे ना यहाँ पर, क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, उसको भी हमने पढ़ा है, क्योंकि वहाँ से थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने पढ़ाया। चलिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए। और मसूद हुसैन खान एक मुहक्किक है, नाकिद नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए इंतखाब नज़ीर अकबर आबादी 1989 1989। चलिए लिख लीजिए जमील जालबी। जमील जालबी। बचे मोहम्मद हसन और शुबली और आज़ाद, वो तो हम पढ़ाएंगे। शुबली और आज़ाद नज़म में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे भी सिलेबस में है, और मोहम्मद हसन ड्रामा में है, वो उसको वहाँ पर कवर करेंगे। मैंने पहले ही बोला है, मोहम्मद हसन को ड्रामा में कवर करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर भी आते हैं, और शुबली और आज़ाद नज़म निगारी में। चलिए, बाकी अगर उसके बगैर कुछ रहा है तो मुझे बताइए। चलिए हेडिंग डालिए जमील जालबी। जमील जालबी की अगर हम बात करेंगे, इनका नाम तो जमील खान, इनका जो असल नाम था जमील खान था, ठीक है। जमील जालबी का नाम क्या था? जमील खान जो है इनका नाम था। और मुझे इनकी पैदाइश और वफात बताइए शबाज, जल्दी से। इनकी पैदाइश और वफात मुझे बताइए। 1929 ईस्वी और 2019। 1929, 2019। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो चलिए, अगर हम जमील जालबी की बात करेंगे, जहाँ पे नहीं आएगा लिखना मुझे बताइएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जमील जालबी की, तो एक मुहक्किक है जो कि बहुत अहम है, तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम देखेंगे, इनका जो असल नाम था जमील खान इनका नाम था, और जमील जालबी जो है अलीगढ़ में पैदा हुए थे 1929 में, ठीक है। अलीगढ़ में पैदा हुए हैं कब? आप ये भी याद रखेंगे कहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है। अलीगढ़ के अंदर जो है इनकी पैदाइश हुई है, और 2019 में इनका इंतकाल, कराची पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ था। हाँ बच्चे, पाकिस्तान। तो जमील जालबी अलीगढ़ में पैदा हुए हैं 1929 में, और जमील जालबी की वफात, इनका इंतकाल 2019 को कराची पाकिस्तान में इंतकाल कर गए थे। तो इसके बाद हम देखेंगे जो जमील जालबी है, इनके वालिद का क्या नाम था। तो बात करेंगे जो जमील जालबी है, इनके वालिद का नाम था मोहम्मद इब्राहिम खान। मोहम्मद इब्राहिम खान। मोहम्मद इब्राहिम खान जो है इनके वालिद का नाम था, जो मीरठ में पैदा हुए थे। इनके वालिद कहाँ पर पैदा हुए थे? मीरठ के अंदर पैदा हुए। इतना आपको नहीं पूछा जाएगा इनके वालिद, ये तो पूछा जा सकता है इनके वालिद का नाम क्या है, लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता कि इनके वालिद की पैदाइश कहाँ पर हुई है। लेकिन आप लिख लीजिए, कहीं पर भी आपको ये काम आ सकता है। जमील जालबी अलीगढ़ में पैदा हुए हैं, कराची पाकिस्तान में इनका इंतकाल हुआ है, लेकिन जो इनके वालिद है मोहम्मद इब्राहिम खान, जो मीरठ में पैदा हुए थे। इसके बाद लिख लीजिए, जमील जालबी की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने जो इब्तदाई तालीम है अलीगढ़ में हासिल की थी, यानी कि अलीगढ़ में इनकी जो पैदाइश हुई है, और वहीं पर यानी कि अलीगढ़ में ही जो है इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम भी हासिल की थी। जमील जालबी ने इब्तदाई तालीम अलीगढ़ में हासिल की थी। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जालबी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल सहारनपुर से मैट्रिक किया था 1943 ईस्वी में। जो जमील जालबी है, इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल सहारनपुर में जो पढ़ता है, वहां से इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। किस सन में किया था? तो 1943 ईस्वी में। बताइए मुझे, तब कितने साल के थे जमील जालबी जब उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था? शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए, बच्चा तो 16 साल का ही होता है जब वो 10th में होता है। और इनकी भी अगर हम देखेंगे, इनका भी
तो ये भी 14 साल के थे, यानी कि इनकी पैदाइश 1929 में इनकी पैदाइश हुई है, 1929। और बात करेंगे इन्होंने मैट्रिक किया था 1943 में, तब ये 14 साल के थे, ठीक है। तो जमील जालमी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल सहारनपुर से मैट्रिक किया था 1943 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जमील जालबी ने मेरठ कॉलेज से 1945 ईस्वी में, ठीक है, इनकी मैट्रिक के 2 साल बाद उन्हें जमील जालबी ने मेरठ कॉलेज से क्या किया था 1945 ईस्वी में, इंटर और इंटरमीडिएट किया था। इंटर किसको बोलते हैं शाबाश? 12वीं जमात, वेरी गुड। जाहिर सी बात है 1943 में इन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और 2 साल बाद इन्होंने जो है 12वीं का इम्तिहान पास किया, यानी कि इंटर का इम्तिहान पास किया। और उसके बाद बात करेंगे 2 साल बाद यानी कि 1947 ईस्वी में बीए की डिग्री हासिल की थी। लेकिन इन्होंने जो है इंटर और बीए कहाँ से किया था? मेरठ कॉलेज से किया था। 1943 में जो है हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल सहारनपुर से मैट्रिक किया था और उसके बाद 2 साल बाद यानी कि 1945 में मेरठ कॉलेज में इंटर किया था और उसके बाद 1947 में मेरठ कॉलेज से ही इन्होंने बीए की डिग्री भी हासिल की थी। लिख लिया शाबाश। चलिए इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मेरठ कॉलेज में जमील जालबी के उस्ताद कौन रहे हैं? जहां उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था और उसके साथ साथ बीए भी किया था। बताइए इस कॉलेज के अंदर यानी कि मेरठ कॉलेज में जमील जालबी के जो उस्ताद रहे हैं वो कौन थे? डॉक्टर शौकत सब्जवारी, वेरी गुड आलिया। डॉक्टर शौकत सब्जवारी, और ये वही शौकत सब्जवारी है उर्दू लिसानियत वाले, ठीक है, जिनकी तसनीफ डॉक्टर शौकत सब्जवारी, प्रोफेसर गयूर अहमद रजमी, प्रोफेसर गयूर अहमद रजमी और प्रोफेसर करार हुसैन इनके मेरठ कॉलेज में उस्ताद रहे हैं। चलिए लिख लीजिए, एक तो आप सभी को पता है डॉक्टर शौकत सब्जवारी है। सब्जवारी के अलावा प्रोफेसर गयूर अहमद रजमी, उसके अलावा प्रोफेसर करार हुसैन और पहला डॉक्टर शौकत सब्जवारी। ये तीनों जो है मेरठ कॉलेज के अंदर जमील जालबी के उस्ताद रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए मेरठ कॉलेज में जमील गालवी के उस्ताद डॉक्टर शौकत सब्जवारी, प्रोफेसर गयूर अहमद रजमी और प्रोफेसर करार हुसैन। नेक्स्ट लिख लीजिए, जमील खान जो है जालिब दहलवी की निस्बत से अपने नाम में जालबी का इजाफा करके जमील जालबी हो गए थे। बात करेंगे अगर जमील जालबी की हम बात करेंगे, इनका जो असल नाम था वो जमील खान था, लेकिन ये अपने नाम के साथ जालबी क्यों लिखते थे? इन्होंने अपने नाम के साथ जालबी क्यों जोड़ा था? ठीक है, जो जमील खान है यानी कि जमील जालबी जो है, इन्होंने जालिब दहलवी की नस्बत से अपने नाम में जालबी का इजाफा करके जमील जालबी हो गए। शाबाश, हाँ, जालिब दहलवी की निस्बत से जो है इन्होंने अपने नाम के साथ जालबी जोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए जमील जालबी के तकसीम हिंद के बाद जमील जालबी जो है इन्होंने तकसीम हिंद के बाद यानी कि 1947 ईस्वी में अपने भाई अकील खान के साथ पाकिस्तान आकर कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी। लिख लीजिए, जमील जालबी की तकसीम हिंद के बाद जो है 1947 ईस्वी में इन्होंने इनके जो भाई थे जिनका नाम अकील खान था, इनके साथ पाकिस्तान आकर कराची में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। किसने? इनके भाई ने, जिनका नाम था अकील खान। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए जमील जालबी ने सबसे पहले बहादुर यार जंग बहादुर यार जंग हाई स्कूल में हेड मास्टर की हैसियत से मुलाजमत की थी। जो जमील जालबी है इन्होंने सबसे पहले बहादुर यार जंग हाई स्कूल जो है वहां पर हेडमास्टर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की थी।
यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होती है। लिख लीजिए, जमील जालबी ने सबसे पहले बहादुर यार जंग हाई स्कूल में हेडमास्टर की हैसियत से मुलाजमत की थी। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जमील जालबी ने मुलाजमत के दौरान एमए और एलएलबी के इम्तिहानात पास किए थे। यानी कि मुलाजमत के दौरान इन्होंने कौन से एग्जाम जो है पास किए थे, कौन से इम्तिहानात। इन्होंने एमए किया था तभी ये मुलाजमत कर रहे थे, मुलाजमत में ही जो है इन्होंने एमए भी किया था और एलएलबी भी किया था। जमील जालबी ने मुलाजमत के दौरान एमए और एलएलबी के इम्तिहानात पास किए थे। जमील जालबी ने मुलाजमत के दौरान एमए और एलएलबी के इम्तिहान नात पास किए थे। इसके बाद जमील जालबी ने सिंध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान की निगरानी में कदीम उर्दू अदब पर मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री 1972 में हासिल की थी। तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो भी इनका जो मकाला होता है ना पीएचडी का, उसको आप याद रखा करें, बहुत अहम है। तो जो जमील जालबी का मकाला था पीएचडी का, वो किस नाम से था? कदीम उर्दू अदब के नाम से था। किसकी निगरानी में? शाबाश, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान की निगरानी में। ठीक है। जमील जालबी ने सिंध यूनिवर्सिटी से डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान की निगरानी में कदीम उर्दू अदब, इसको आप हाईलाइट करके रख लीजिए, कदीम उर्दू अदब पर मकाला लिखकर पीएचडी की डिग्री 1972 ईस्वी में हासिल की थी। यानी कि इन्होंने जो है सिंध यूनिवर्सिटी में पीएचडी हासिल किया था। इसकी निगरानी में, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान की निगरानी में। लेकिन जो पीएचडी का जो मकाला था किस नाम से था? कदीम उर्दू अदब के नाम से। चलो, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा खान, वेरी गुड। इनकी आप याद रखेंगे, इनके जो है जो मकाले हैं पीएचडी के, उनको आप याद रखा करें, बहुत ही अहम है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जमील जालबी ने सिंध यूनिवर्सिटी से मसनवी पदमराव पर डीलेट की डिग्री हासिल की थी 1978 ईस्वी में। यानी कि 6 साल बाद, पीएचडी के 6 साल बाद इन्होंने जो है डीलेट की डिग्री हासिल की थी। कहा, किस पर? मसनवी पदमराव पर। जमील जालबी ने सिंध यूनिवर्सिटी से मसनवी पदमराव पर डीलेट की डिग्री हासिल की थी 1978 ईस्वी में। अभी मैंने बताया पदमराव को किसने मुरतब किया है, तो इसको जो है किसने मुरतब किया है? मसूद हुसैन खान ने। और इसका नाम किसकी जो है, किसने तजवीज किया था? चलिए बताइए। जमील जालबी ने सिंध यूनिवर्सिटी से मसनवी पदमराव पर डीलेट की डिग्री हासिल की थी 1978 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जमील जालबी डीलेट के बाद सीएसएस के इम्तिहान जमील जालबी डीलेट के बाद सीएसएस के इम्तिहान में भी कामयाब हुए थे। वेरी गुड, जमील जालबी का नाम तजवीज किया था। उन्होंने एसएससी का इम्तिहान भी पास किया था डीलेट के बाद। ठीक है, उसमें भी कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद जमील जालबी 1990 ईस्वी में, जमील जालबी 1990 ईस्वी से 1997, जमील जालबी 1990 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक उर्दू लुगत बोर्ड कराची के सरबरा मुकर्रर हुए थे। जमील जालबी जो है 7 सालों तक, यानी कि 1990 से लेकर 1997 तक उर्दू लुगत बोर्ड कराची के सरबरा मुकर्रर हुए थे। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, जमील जालबी 1990 ईस्वी से 1990 ईस्वी से 1997 ईस्वी तक उर्दू लुगत बोर्ड कराची के सरबरा मुकर्रर हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, जमील जालबी की शाया होने वाली सबसे पहली किताब कौन सी है? जमील जालबी की शाया होने वाली सबसे पहली किताब वो कौन सी है, जो इनकी पहली तसनीफ है जो शाया हो चुकी थी? उसका नाम बताइए। शाबाश, जमील जालबी की शाया होने वाली किताब जानवरिस्तान, वेरी गुड।
वेरी गुड, शाबाश। जानवरिस्तान, शाबाश। जमील जालबी की शाया होने वाली सबसे पहली किताब जानवरिस्तान थी, जो जॉर्ज अव्वल के नॉवल का तर्जमा था। ये तर्जमा जो है जॉर्ज अव्वल के नॉवल का क्या था? तर्जमा था जानवरिस्तान। जमील जालबी की शाया होने वाली सबसे पहली किताब जानवरिस्तान थी, जो जारिज अव्वल के नावल का तर्जमा था। ये एक तर्जमा है, ठीक है, तर्जुमा शुदा तसनीफ है जानवरिस्तान। उसके बाद लिख लीजिए इनके कारनामे। जमील जालबी के कारनामे लिख लीजिए। शाबाश, शाबाश। जमील जालबी के कारनामे लिख लीजिए। सबसे पहले, कौमी अंग्रेजी उर्दू लुगत। कौमी अंग्रेजी उर्दू लुगत। उर्दू लुगत। लुगत के माने के हैं। कौमी अंग्रेजी उर्दू लुगत। पहली तसनीफ लिख लीजिए जो मैंने बताई है, कौमी अंग्रेजी उर्दू लुगत। उसके बाद जानवरिस्तान, जो ऊपर मैंने बताया है, ये तर्जमा है जारिज अव्वल के नवल का, जानवरिस्तान। उसके बाद तनकीद व तजुर्बा। तनकीद व तजुर्बा। इसके अलावा तारीख अदब उर्दू। तारीख अदब उर्दू, ये 4 जिल्दों में है। तारीख अदब उर्दू जो है कितने जिल्दों में है? 4 जिल्दों में है। उसके बाद मासिर अदब। मासिर अदब। मासिर अदब। उसके अलावा नई तनकीद, बहुत इंपॉर्टेंट है। नई तनकीद। नई तनकीद। इसके अलावा अदब, कल्चर और मसाइल। अदब, कल्चर और मसाइल। अगर समझ नहीं आया, लिखना नहीं आया, मुझे बताइए। अदब, कल्चर और मसाइल। कल्चर इस तरह लिखना है, ठीक है, मसाइल इस तरह। अदब, कल्चर और मसाइल। अदब, कल्चर और मसाइल। इसके अलावा मोहम्मद तकी मीर। मोहम्मद तकी मीर। मोहम्मद तकी मीर के अलावा अरस्तू से इलियट तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तू से इलियट तक। अरस्तू से इलियट तक। इसके अलावा एलियट के मज़ामीन, ये तर्जुमा है। एलियट के मज़ामीन। एलियट के मज़ामीन एक तर्जुमा है। ये क्या है? तर्जुमा है। एलियट के मज़ामीन एक तर्जुमा है। उसके बाद दीवाने नुसरती। दीवाने नुसरती। दीवाने नुसरती। शाबाश। दीवान नुसरती। उसके अलावा कदीम उर्दू की लुगत। कदीम उर्दू की लुगत। कदीम उर्दू की लुगत। उसके अलावा नून मीम राशिद एक मुताला। नून मीम राशिद एक मुताला। लिखना अगर नहीं आएगा कहीं पे मुझे बताइए। नून मीम राशिद एक मुताला। शाबाश।
नून मीम राशिद एक, मुताला। उसके अलावा मसनवी कदम राव पदम राव, मसनवी कदम राव पदम राव। मसनवी कदम राव पदम राव। इसके अलावा क्योंकि इसी ने जो है जमील जालबी ने जो है उस मसनवी का नाम तजवीज़ किया था कदम राव पदम राव, लेकिन बात करेंगे मसूद हुसैन खान ने इसको तरतीब दी है कदम राव पदम राव को। चलिए, उसके बाद मीरा जी एक मुताला, मीरा जी एक मुताला जो कि एक नज़म निगार है। मीरा जी, वही मीरा जी एक मुताला। उसके अलावा दीवान उस्न शोकी, दीवान उस्न शोकी, दीवान उस्न शोकी। उसके अलावा पाकिस्तान कल्चर, कौमी कल्चर की तश्कील का मसला। एक साथ लिखेंगे, पाकिस्तान कल्चर, पाकिस्तान कल्चर, कौमी कल्चर की तश्कील का मसला। एक साथ इस तरह लिख लीजिए, पाकिस्तान कल्चर, इस तरह लिख लीजिए, शाबाश। एक साथ ही कौमी कल्चर, कौमी कल्चर की तश्कील का मसला, तश्कील का मसला। लिख लिया, पाकिस्तान कल्चर, कौमी कल्चर की तश्कील का मसला। इसके अलावा खूबी, खूबी अलग से लिख लीजिए, खूबी, खूबी, शाबाश। लिख लिया। इसके अलावा हैरतनाक कहानियां, हैरतनाक कहानियां। कोई भी तसनीफ पूछी जा सकती है एग्जाम में। आप सभी को पता है अब कितने जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं। हैरतनाक, हैरतनाक कहानियां। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, शाबाश। कौमी अंग्रेजी उर्दू लुगत, जानवरिस्तान, तनकीद व तजुर्बा, तारीख अदब उर्दू जो कि 4 जिल्दों में है, मासिर अदब है, नई तनकीद बहुत इंपॉर्टेंट है, नई तनकीद। इसके अलावा अदब कल्चर और मसाइल, मोहम्मद तकी मीर, अरस्तू से एलियट तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियट के मज़ामीन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दीवान नुसरती, कदीम उर्दू की लुगत, नून मीम राशिद एक मुताला, मसनवी कदमराव पदमराव, मीरा जी एक मुताला, दीवान हुस्न शोकी, पाकिस्तान कल्चर, कौमी कल्चर की तश्कील का मसला, खूबी, हैरतनाक कहानियां। लिख लिया सभी ने? मुझे बताइए, क्लियर हुआ या कहीं पे कंफ्यूजन है? और इसी के साथ ये हमारा यूनिट जो है, यूनिट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों से बता दूं, आप लोगों को संडे के दिन आपका टेस्ट होगा, तैयारी करिए अच्छे से। वैसे तो मैं ले कल भी सकती थी आपका टेस्ट, लेकिन नहीं, आप इन दिनों जो है अच्छे से मेहनत कीजिए, 2-3 दिन अभी बाकी है। तो संडे के दिन आपका क्लास नहीं होता है, आराम से उस दिन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। टाइमिंग बच्चे हम पहले ही आपको बताएंगे, एक दिन पहले ही, क्या टाइमिंग रहेगी, कितने सवालात होंगे, जो है ड्यूरेशन कितना रहेगा, वो एक दिन पहले हम आपको बताएंगे। बस ये मान के चलिए, शाम के टाइम ही होगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम जो है रख दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसके टाइम जो है पहले ही एक तो हम बताएंगे हम आपको, और उसके लिए थोड़ा टाइम भी होगा। क्योंकि कुछ बच्चे, अगर हम 1 घंटे के लिए उस टेस्ट को रखेंगे, कुछ बच्चे उस टाइम अवेलेबल होंगे और कुछ नहीं होंगे। उस हिसाब से हम कई घंटों तक जो है टेस्ट को
रखते हैं ताकि सारे बच्चे इस क्लास जो है उस टेस्ट में अटेम्प्ट उसको कर सकें। उसके बाद आपके रिजल्ट्स भी जल्दी आएँगे। उसी टाइम जिस टाइम आप सबमिट उस टेस्ट को करेंगे, आपको पता चलेगा आपके कितने नंबर आए हैं और किसके कितने नंबर आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? शाबाश! तो मेरे आप मुझे बताइए हम यूनिट नंबर 3 या 4 कल उठाएँगे? बताइए मुझे। उर्दू गज़ल या उर्दू नज़्म? ये जो है उर्दू गज़ल है, यूनिट नंबर 3 ये जो है नज़्म का पोर्शन है, 3। तो चलिए इसको जल्दी कंप्लीट करने के बाद इस पर आते हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद यूनिट नंबर 8 पर आते हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद यूनिट नंबर 9 पर आते हैं। बाकी 4 जो यूनिट्स हमारे बचते हैं वो आसान हैं, उनको हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप अच्छे से जो है जल्दी से अगर हम इस सिलेबस को कवर करेंगे तो आपके लिए राहत होगी और मेरे लिए भी क्योंकि बहुत कम टाइम आपके पास है, ठीक है ना? तो हम कोशिश करेंगे अक्टूबर में हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर पाएँ यानी कि उर्दू जो है गज़ल, उर्दू नज़्म और जो यूनिट नंबर 8 है उसको हम कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद हमारे 5 यूनिट्स बचते हैं, वो उतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, यूनिट नंबर 10 है, यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 9 है। 9 थोड़ा-सा लेंथी है लेकिन बाकी उतने नहीं है, बाकी हो पाएगा। लेकिन ये 5 हमें जल्दी से करने हैं। लेकिन आप अच्छे से आराम से जो है रिवाइज़ भी कर लीजिए। टेंशन मत लीजिए जो मैंने पढ़ाया है बस क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आराम से पेपर को करना है। इस तरह आपको पेपर को करना है जिस तरह जब आप एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वो वाली फीलिंग आपको लानी है। किस तरह आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठते हैं, अच्छे से आराम से, तो बिल्कुल उसी तरह आपको ये एक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, इस वाले टेस्ट में बिल्कुल भी जो है गड़बड़ नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है कौन-सा बच्चा क्लास में होता है और कौन-सा बच्चा क्लास में रेगुलर नहीं होता है, जैसे कि रीबा है, सिन हिना है, साइमा है, आलिया है बहुत सारे बच्चे हैं, ज़ेबा है, ठीक है? या अदनान है या कुछ दिनों से अब जो है चमन जहाँ, अब्दुल है, तो ये सारे बच्चे सोफिया है, तो कुछ के नाम ले नहीं पा रही हूँ यहाँ पर मुझे माफ़ करिए। तो वैसे मुझे सारे बच्चे याद हैं। तो सभी के सभी मुझे पता है, कौन-सा बच्चा क्लास में आता है। 10-11 बच्चे जो क्लास में आते हैं, वो सभी के सभी जो है, उनके अच्छे नंबर होने चाहिए। बाकी का मुझे नहीं पता जो क्लास में नहीं आते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखते हैं। उनका तो मेरे से साथ कभी तारुफ हुआ ही नहीं है। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ क्लास देखते हैं, उनसे मैं कोई जो है एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई हूँ। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, आप सभी जो है पेपर अच्छा करेंगे। बाद में मुझे ना बताइएगा कि मैम हमें इस पैटर्न का पता नहीं था, आप इस टाइप के क्वेश्चन्स पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है कि यूनिट फर्स्ट के हवाले से मैंने किस तरह का पेपर डाला था और वो यहाँ पर अवेलेबल भी है, ठीक है? और शायद संध्या या किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे, मैम जो टेस्ट हुआ है वो मुझे ओपन नहीं होता है। बच्चे वो वहाँ पर टेस्ट जो है सबमिट किया हुआ है। अब वो आपको जो है वहाँ पर ओपन नहीं होगा। मुझे नहीं पता किस बच्चे ने पूछा था, तो जिस भी बच्चे ने पूछा था उसको मैं जवाब दूँ। वो हमने जो है उसके बाद जहाँ पर भी हम ये स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं, वो आपको वहीं पर मिलेगा। सबसे पहले वही टेस्ट आपको उसमें मिलेगा। हाँ, बच्चे तो मैं भूल गई थी, जहाँ पर हम स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं ना, पहले ही पहला ही जो है हमने वहाँ पर वो टेस्ट अपलोड किया था फिर। जब हमने वो टेस्ट दिया था, ठीक है? उसके बाद हमने उसको अपलोड भी उस पीडीएफ को किया था। अब वहाँ पर क्वेश्चन्स को देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब बताइए मुझे आपको समझ में आता है ना? सच बताइएगा, झूठ कोई नहीं बोलेगा। समझ में आता है ना आपको? दिमाग में कुछ घुसता है? हाँ, तो ये तो मैं अब टेस्ट पे ही देखूँगी, कितना आपको अच्छे से समझ में आता है। और मुझे कल होमवर्क क्वेश्चन मैंने रखा है, बूदिका के हवाले से। मैं देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ खुद भी थोड़ा-सा पढ़ाई जो है कीजिए, क्योंकि कभी-कभी हम भी ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब तक हम जो है चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हैं, तब तक हम भी जो है सारी चीज़ें हमारे ज़हन में होती नहीं है। तो इसके लिए रिवाइज़ करना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, जो मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, उसको खुद से भी जो है रिवाइज़ किया कीजिए, ताकि आपको और भी चीज़ें जो है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। तो मैंने आपको 3 लोगों को बताया है, बूतिका का तर्जुमा किस-किस ने किया है,
कल मुझे आप बताएँगे वो चौथा कौन है जिन्होंने भूतिका का तर्जुमा किया है, किस नाम से किया है ये भी आप बताएँगे। जैसे कि अज़ीज़ अहमद ने किस नाम से किया है, शमसुराम फारूकी ने भूतिका का किस नाम से तर्जुमा किया है या जमील जालवी ने किस नाम से तर्जुमा किया है। बिल्कुल उसी तरह आप चौथे का भी बोलेंगे, किसने तर्जुमा किया है, किस नाम से किया है। ठीक है? सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जो भी बच्चे क्लास में हैं, सभी से मैं पूछूँगी कल। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? और हाँ, मुझे माफ़ करिएगा, मैं वो पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाई, वो महानामे रिसालों के हवाले से वो कल से जो है पेंडिंग ही है। आज मैं उसको उसके साथ जो है कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि थोड़ा-सा जो शेड्यूल मेरा था बिज़ी था। तो बहुत जल्द उसको मैं अपलोड कर दूँगी। और उसके अलावा अगर आपको और कुछ चाहिए, तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में उसको भी मैं अपलोड कर दूँ यहाँ पर। चलिए, मेरे ख़्याल से हो गया है। कोई क्वेश्चन अगर है तो बताइए, शाबाश। अब्दुल, बच्चे आपको समझ में आता है? चमन जहाँ, बच्चे आप दोनों मुझे बताइए, आपको समझ में आता है ना? चलिए, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। कहाँ बच्चे परेशानी होती है ज़रा मुझे बताइए? आपको कहाँ-कहाँ पर परेशानी होती है? बताइए, शाबाश। और बातें दिल में नहीं रखनी चाहिए। जब भी आपको कोई परेशानी लगती हो या आपको कोई परेशानी आती है तो आप बता सकती हैं। हाँ, बच्चे आप पूछ सकते हैं, जितनी बार आप पूछना चाहेंगे आप पूछ सकते हैं। और कोई भी जो है मटेरियल आपको चाहिए होगा तो हम यहाँ पर शेयर करेंगे, जिसको भी जो मटेरियल चाहिए और मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर वो शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो बाकी उसके बाद पढ़ना तो आप ही को है। हमारी जो है ऑफ़लाइन क्लासेस होती नहीं है, उतना टाइम है नहीं, अगर ऑफ़लाइन क्लासेस होती तो बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है या टाइम भी बहुत वैसे मिलता है, तो इस तरह बहुत कम टाइम भी मिलता है और समझने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। चलिए बच्चे, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।